तो उन्हें महाराज भानु प्रताप दिखे। भानु प्रताप को देखते ही साधु बाबा बहुत क्रोधित हो गए। जैसे ही महाराज ने साधु बाबा को देखा तो वह समझ गए कि उन्होंने गलती से साधु बाबा की तपस्या भंग कर दी है, तो वह साधु बाबा से क्षमा याचना करने लगे। वह आवाज उन प्रेत आत्माओं की थी जिन्हें मैं अपने वश में लेना चाहता था। मेरी यह तपस्या पूरी होने ही वाली थी, परंतु तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी के अभी इस राजा से एक गरीब भिखारी बन जाएगा। साधु बाबा का श्राप देते ही राजा एक गरीब के रूप में बदल गए। अरे अरे अरे, यह क्या हो गया साधु बाबा? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साधु बाबा, जो भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे हाथों गलती से आपकी तपस्या भंग हो गई। मुझे माफ कर दो साधु बाबा। यदि मैं ऐसा रहा तो मेरे राज्य और प्रजा का क्या होगा? मुझे माफ कर दो साधु बाबा। महाराज ने बहुत विनती की। तब साधु बाबा का क्रोध शांत हुआ। ठीक है पुत्र, रुको। मैं मेरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इस श्राप के निवारण का रास्ता बता सकता हूं। ठीक है साधु बाबा, बताइए। सुनो, जब भी कोई राजकुमारी खुद तुम्हें इसी गरीब के रूप में स्वीकार करेगी और तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार होगी और तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी, तभी तुम्हारा यह श्राप नष्ट हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, तुम्हारा शुक्रिया। भानु प्रताप उदास मन के साथ वहां से निकल गया। वह बड़ी सोच विचार में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कहाँ जाना है। मैंने यह कैसी गलती कर दी? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरे कौन से कर्मों का फल तुम मुझे दे रहे हो? भला कोई राजकुमारी मुझ जैसे गरीब के साथ क्यों शादी करेगी? मुझे तो लगता है मैं इस श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ऐसा सोचकर भानु प्रताप जंगल के रास्ते से आगे निकल गया। चलते चलते उसे शाम हो गई। तभी उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई दी। अरे, इतने घने जंगल में इस शाम को यह बूढ़ी माँ यहाँ पर क्या कर रही है? चलो जाकर पूछता हूँ। बूढ़ी माँ, आपको कोई समस्या है क्या? आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? पुत्र, मैं यहाँ पर पास में ही रहती हूँ। मैं जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचती हूँ और उसी से मेरा गुजारा होता है। पर आज लकड़ियां थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, इसलिए से मैं उन्हें उठा नहीं पा रही हूँ। क्या आप इस जंगल में रहती हो? आपका घर नहीं है क्या? आपके बच्चे या बहू नहीं है? मेरे 2 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां भी हैं, जो पास के गांव में रहती हैं। पर अब मैं बूढ़ी हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं इस जंगल में झोपड़ी बनाकर अकेली ही रहती हूँ। राम राम, राम राम। कैसे लोग हैं यह, जिन्होंने उन्हें इस दुनिया में लाया, उन्हें ही उन्होंने बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। देखना, उनके बच्चे भी उनको बुढ़ापे में उन्हें भी घर से निकाल देंगे। बूढ़ी माँ, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं काम पर जाऊंगा और पैसे लाऊंगा। तुम सिर्फ झोपड़ी में रहकर हम दोनों के लिए खाना बनाते जाना। अभी मैं ये तुम्हारी लकड़ियां लेकर चलता हूँ। ठीक है पुत्र, शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। बूढ़ी माँ और भानु प्रताप झोपड़ी की ओर निकल गए। दूसरे दिन सुबह सुबह भानु प्रताप काम की तलाश में निकला। वह गांव के सेठ के पास गया और उन्हें काम के बारे में पूछा। देखो भानु प्रताप, मेरे पास काम तो है, पर मैं तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रहा हूं। मैं कभी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। सेठ जी, मैं एक सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। आप मुझे आधी पकड़ देंगे तो भी मैं तुम्हारे पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे काम पर रख लो सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आधे पगार में भी काम करोगे? मुझे चलेगा सेठ जी, आप सिर्फ काम बताइए, ठीक है? आज से तुम मेरा नया वन वाला खेत संभालो। सेठ जी, मैं अभी खेत में जाता हूँ। फिर भानु प्रताप खेत की ओर निकल जाता है। खेत पहुंचकर भानु प्रताप खेत में काम चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। भानु प्रताप पूरी ईमानदारी से और लगन से सेठ जी के खेत में काम करता था। सेठ जी भी यह देखकर बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने भानु प्रताप की पगार भी बढ़ा दी थी। काम के पैसों से भानु प्रताप घर में खाने का सामान लाता था और बचे हुए पैसों से वह भिखारी और जरूरतमंदों की मदद करता था। इस तरह से महाराज भानु प्रताप की साधु बाबा के श्राप से मिली हुई गरीबी वाली जिंदगी चल रही।
पारस नगर राज्य में महाराज तुलसीराम राज्य करते थे। महाराज तुलसीराम की दो पुत्रियां थीं। कलावती और चंद्रावती का रंग थोड़ा सांवला था, पर वह मन से बहुत अच्छी थी और एक नेक दिल थी। तो चंद्रावती को खुद की सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हर बात पर कलावती का मजाक उड़ाती रहती थी। बूढ़ी माँ, आपको कोई समस्या है क्या? आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? पुत्र, मैं यहाँ पर पास में ही रहती हूँ। मैं जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचती हूँ और उसी से मेरा गुजारा होता है। पर आज लकड़ियां थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, इसलिए से मैं उन्हें उठा नहीं पा रही हूँ। क्या आप इस जंगल में रहती हो? आपका घर नहीं है क्या? आपके बच्चे या बहू नहीं है? मेरे दो पुत्र हैं और उनकी पत्नियां भी हैं, जो पास के गांव में रहती हैं। पर अब मैं बूढ़ी हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं इस जंगल में झोपड़ी बनाकर अकेली ही रहती हूँ। राम राम, राम राम। कैसे लोग हैं यह, जिन्होंने उन्हें इस दुनिया में लाया, उन्हें ही उन्होंने बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। देखना, उनके बच्चे भी उनको बुढ़ापे में उन्हें भी घर से निकाल देंगे। बूढ़ी माँ, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं काम पर जाऊंगा और पैसे लाऊंगा। तुम सिर्फ झोपड़ी में रहकर हम दोनों के लिए खाना बनाते जाना। अभी मैं ये तुम्हारी लकड़ियां लेकर चलता हूँ। ठीक है पुत्र, शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। बूढ़ी माँ और भानु प्रताप झोपड़ी की ओर निकल गए। दूसरे दिन सुबह सुबह भानु प्रताप काम की तलाश में निकला। वह गांव के सेठ के पास गया और उन्हें काम के बारे में पूछा। देखो भानु प्रताप, मेरे पास काम तो है, पर मैं तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रहा हूं। मैं कभी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। सेठ जी, मैं एक सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। आप मुझे आधी पकड़ देंगे तो भी मैं तुम्हारे पास काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे काम पर रख लो। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आधे पगार में भी काम करोगे? मुझे चलेगा सेठ जी, आप सिर्फ काम बताइए, ठीक है? आज से तुम मेरा नया वन वाला खेत संभालो। सेठ जी, मैं अभी खेत में जाता हूँ। फिर भानु प्रताप खेत की ओर निकल जाता है। खेत पहुंचकर भानु प्रताप खेत में काम चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। भानु प्रताप पूरी ईमानदारी से और लगन से सेठ जी के खेत में काम करता था। सेठ जी भी यह देखकर बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने भानु प्रताप की पगार भी बढ़ा दी थी। काम के पैसों से भानु प्रताप घर में खाने का सामान लाता था और बचे हुए पैसों से वह भिखारी और जरूरतमंदों की मदद करता था। इस तरह से महाराज भानु प्रताप की साधु बाबा के श्राप से मिली हुई गरीबी वाली जिंदगी चल रही थी। पारस नगर राज्य में महाराज तुलसीराम राज्य करते थे। महाराज तुलसीराम की दो पुत्रियां थीं। कलावती और चंद्रावती का रंग थोड़ा सांवला था, पर वह मन से बहुत अच्छी थी और एक नेक दिल थी। तो चंद्रावती को खुद की सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हर बात पर कलावती का मजाक उड़ाती रहती थी। अरे मेरी कालू बहना, कब शादी करोगी? तुम्हारी वजह से मेरी भी शादी नहीं हो रही है। मुझे भी तो पतिदेव के घर जाना है। चंद्रावती, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई वर मुझे पसंद ही नहीं करता। वे मुझे देखने आते हैं और तुम्हें पसंद कर लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? ना, इसलिए मेरे जैसा सुंदर रूप लेकर आना पड़ता है। इस दुनिया में तेरे जैसे गुरु को कौन पसंद करेगा? देखना, कोई भी तेरे साथ शादी नहीं करेगा। मैं काली, भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो मेरा जोड़ीदार भी भेजा होगा। वह मुझे कैसे न कैसे मिल ही जाएगा। वैसे भी असली सुंदरता तो मन में होनी चाहिए। तन की सुंदरता तो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। जिस इंसान का मन सुंदर और सच्चा है, वही इंसान जीवन में और रिश्तों में सफल हो सकता है। इसी तरह रोज चंद्रावती कला को ताने मारती रहती है और कलावती चंद्रावती को समझाने की कोशिश करती है। एक दिन कलावती और चंद्रावती कुछ सैनिकों के साथ वन भ्रमण के लिए निकली।
जंगल में काफी अंदर तक चले गए। पानी 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 है। अरे, रथ रोको, लगता है उस व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत है। नहीं, हम राजकुमारियां, हम किसी गरीब भिखारी की मदद क्यों करेंगे? वैसे भी बाहर कितनी धूप है। मैं इस छत से बाहर निकलूंगी तो मेरा सुंदर रूप काला पड़ने लगेगा। राजकुमारियां इंसान नहीं होती। क्या इंसानियत के नाते हमारा यह फर्ज है कि संकट के समय जरूरतमंद की मदद करें? और ऐसी सुंदरता किस काम की जो किसी की जान बचाने के काम नहीं आ सकती? तुम्हें नहीं आना तो तुम रथ में ही रोको। सैनिकों, चलो मेरे साथ उस युवक के पास। फिर कलावती और सैनिक उस युवक के पास जाती है। वह युवक कोई और नहीं, अरे ये तो पानी मांग रहा है। सैनिकों, तुम इसे उठाओ और पेड़ की छांव में बिठाओ। मैं जल्दी से रथ में से पानी लाती हूँ। नहीं, फिर कलावती पानी लाने गई और सैनिकों ने भानु प्रताप को पेड़ की छांव में लाया। कलावती पानी लेकर आई। फिर कलावती ने खुद अपने हाथों से भानु प्रताप को पानी पिलाया। यदि आज तुमने मेरी जान बचा ली, यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाती तो मेरा आज बच पाना मुश्किल था। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे युवक, मैंने कोई उपकार नहीं किया। इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते प्रजा की सेवा और संकट के समय रक्षा करना, यही मेरा फर्ज है और यही मैंने किया। राजकुमारी जी, सेवा भाव तो मन में ही होना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप राजघराने से हो या सामान्य युवती हो। आप मन से बहुत अच्छी हो और एक नेक दिल इंसान हो। मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं पारस नगर राज्य के राजा महाराज तुलसीराम की बड़ी पुत्री कलावती हूँ। महाराज तुलसीराम, उनके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। वे एक बहुत बड़े प्रजा सेवक राजा है। आज मेरा उनकी पुत्री से मिलना हो गया। यह तो मेरा सौभाग्य ही समझो। हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे गिर गए थे? मेरा नाम भानु प्रताप है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और सेठ जी के खेत में काम करता हूँ। खेत से घर की ओर जा रहा था, तभी धूप के कारण मेरा सर चकरा गया और मैं गिर गया। अच्छा, ज्यादा धूप में काम मत किया करो और साथ में पानी लेकर चला करो। हाँ 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 राजकुमारी जी, अब से मैं पानी साथ में ही रखूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। राजकुमारी और सैनिक रथ के पास आ गई और वे सब राजमहल की ओर निकल गए। और इधर भानु प्रताप राजकुमारी कलावती के बारे में सोच रहा था। इतने बड़े राज्य की राजकुमारी होकर भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। इतनी इंसानियत की, एक गरीब को खुद पानी पिलाया। ऐसी मन से साफ और नेक दिल की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यदि मैं मेरे राजा वाले वेश में होता तो मैं पक्का इसे मेरी रानी बनाता। ऐसा ही सोचते सोचते भानु प्रताप कर घर की ओर निकल गया। कुछ दिनों बाद कलावती फिर से वन भ्रमण के लिए जंगल में आई। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। कौन बजा रहा है बांसुरी? चलो मैं देखती हूँ। कलावती उसी ओर जाने लगी जिस ओर से वह बांसुरी की धुन आ रही थी। वहां पर उसने देखा कि एक युवक बांसुरी बजा रहा था। वह भानु प्रताप था। अरे, यह तो वही युवक है जिसे मैंने पानी पिलाया था। कितनी मधुर बांसुरी बजाता है यह। मैं तो इसकी बांसुरी की धुन में खो गई हूँ। कलावती वहीं पर खड़ी रही और बांसुरी की धुन सुनने लगी। कुछ देर बाद भानु प्रताप ने ऊपर देखा तो उसका ध्यान कलावती की तरफ गया। अरे राजकुमारी जी, तुम यहाँ पर कब आ गई? अभी कुछ देर पहले मैं वन भ्रमण के लिए आई थी तो यहाँ से जा रही थी। तभी तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी तो मैं यहाँ पर आ गई और रुक गई। तुम बहुत ही मधुर बांसुरी बजाते हो। मैं इस धुन में पूरी तरह से खो गई थी। शुक्रिया राजकुमारी जी, तुम यहाँ पर कब आ गई? मुझे संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए जब भी खाली समय मिलता है तब मैं बांसुरी बजाता हूँ या फिर गाते रहता हूँ। संगीत तो मुझे बहुत पसंद है। अब कलावती और भानु प्रताप में बातें शुरू हो गईं। उन्होंने दिन भर बहुत सारी बातें की। इतनी जल्दी शाम भी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। अब मुझे राजमहल जाना होगा, नहीं तो पिताश्री चिंतित हो जाएंगे। हाँ, कब पूरा दिन चला गया पता भी नहीं चला। बातें तो मुझे भी करनी है। मुझे तो तुम्हारे साथ और बहुत सारी बातें करनी है। बातें तो मुझे भी करनी है। मुझे तो थोड़ा भी जाने का मन नहीं है, पर जाना ही होगा। मैं कल तुमसे फिर मिलने आऊंगी।
फिर कलावती राजमहल के लिए वापस निकल गई। दूसरे दिन सुबह कलावती भानु प्रताप से मिलने फिर आई। उन्होंने दिन भर बैठकर बातें की। अब कलावती और भानु प्रताप रोज मिलते थे और पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते थे। जल्दी दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? कलावती, जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे पानी पिलाया था, तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। और तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक गरीब मजदूर। हम दोनों का मिलन संभव नहीं है। यह सोचकर मैंने तुम्हें भूल जाना ही ठीक समझा। इंसान अमीर या गरीब, धन दौलत होने से या न होने से नहीं होता। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, वह मन का साफ होना चाहिए। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजार कर मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तुम एक सच्चे, नेक दिल और खुले दिल वाले इंसान हो। और सबसे बड़ी बात, इस घने जंगल में इतने दिन मैं तुम्हारे साथ अकेली रहती थी, तो भी तुमने मुझे छुआ तक नहीं। यह तुम्हारे अच्छे संस्कार और नेक सोच का प्रतीक है। मैं तुम्हारे साथ एक झोपड़ी में रहकर भी मेरी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। कलावती की यह बात सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश हुआ। कलावती, लगता है भगवान ने मेरे मन की बात सुन ली। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो फिर राजमहल में पिताश्री से बात करती हूँ। फिर कलावती और भानु प्रताप राजमहल आते हैं। कलावती महाराज तुलसी राम के पास जाती है और उन्हें भानु प्रताप के बारे में सब कुछ बताती है। तुलसी राम बहुत खुश होते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। अब कलावती भानु प्रताप को वरमाला पहनती है। वरमाला गले में जाते ही भानु प्रताप राजा के वेश में आ जाता है। यह चमत्कार देखकर वहां के सब लोग चकित हो जाते हैं। अरे आप कौन हो? मेरे पति भानु प्रताप कहाँ गए? शांत हो जाओ कलावती, शांत हो जाओ। मैं भानु प्रताप ही हूँ। फिर भानु प्रताप कलावती और सभी को साधु बाबा के श्राप वाली पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनकर सभी का डर दूर हो जाता है। कलावती के इतने बड़े और सुंदर दिखने वाले राजा के साथ शादी हुई। यह देखकर चंद्रावती को बहुत जलन होती है, पर अंत में जीत तो इंसानियत की ही होती है। जिस इंसान में इंसानियत है